नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात चिराग पासवान और उनकी पार्टी की करेंगे। चिराग पासवान और उनकी पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी अलग पहचान के साथ लड़ेगी। एलजेपी-आरबी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एलजेपी-आरबी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी पर जोर दिया गया। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, लेकिन यह भी कह दिया कि सीएम बनने की उनकी कोई लालसा नहीं है। तो आखिर चिराग पासवान का प्लान क्या है और उनके इस बयान के मायने क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बिहार में अपनी अलग पहचान चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी बिहार कार्यकारिणी में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपी-आरबी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। कि हर बार प्रयास होता है चिराग पासवान जी को एक छोटे दलित नेता के रूप में बांधने की। हम लोगों ने यहाँ से अब ये प्रयास शुरू किया है और इस पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करेंगे कि जो भी चिराग पासवान जी से लगातार बिहार में हर जगह उनका आकर्षण है। समाज के लोग जितना भी जुड़ना चाहते हैं जुड़े और उनका ये जो दायरा है, इसको दायरे को बड़ा करके एक बहुजन नेता के रूप में इसको हम लोग आगे लेकर के जाएं। नेटवर्क 18 के पावरिंग भारत समिट 2025 में भी चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताया, पर यह भी साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूं, आई हैव सीन इट ऑल। माय स्टमक इज ऑलरेडी फुल। आई डोंट नीड, आई डोंट हैव एनी ग्रीड लेफ्ट कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है। अगर चिराग सीएम नहीं बनना चाहते तो आखिर क्या चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग और उनकी पार्टी की ये रणनीति बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत भी हो सकती है। सीटों के बंटवारा को लेकर के भी एक इशारा हो सकता है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली अलायंस में तो फिर हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्त में है। एलजेपी-आरबी की तरफ से पास किए गए प्रस्ताव पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए के लिए बिहार का विकास सबसे पहले है। और भाई चिराग जो बात कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये भाई चिराग के अंदर एनडीए का संस्कार बोलता है। जिसके साथ वो सहयोगी के रूप में आज एनडीए में हैं, वहाँ तो उनके बंगले में ही बीजेपी ने आग लगा दी थी। बीजेपी तो अपने सहयोगियों को ही तोड़ती है। ये उनका चाल चरित्र चेहरा रहा है। क्या हाल किया उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का। अब ये प्रस्ताव पारित करें ना करें, बिहार की चिंता अगर इनको है तो फिर इनको कड़े फैसले लेने चाहिए। रामविलास एक स्वतंत्र पार्टी है और हर पार्टी की तरह वहां भी बैठकें होती हैं, लेकिन मजबूती से आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा लड़ेगा, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से हमारे नेता नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान का ये सियासी दांव साफ संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में वो अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं, बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब सवाल कि राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी से मिलते क्यों नहीं हैं? दरअसल जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बहुत बड़ा दावा किया। नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। नीरज ने कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी के हाथ इंडी अलायंस की बागडोर देने को राजी नहीं। बहुत जल्द इंडी अलायंस टुकड़ों में बंट जाएगा। नीरज कुमार के इस बयान पर अब सियासत भी तेज है। ये तस्वीर 15 मई 2025 की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार आए, बिहार के दरभंगा गए, छात्रों से संवाद किया, फिर पटना लौटे।
मल्टीप्लेक्स में बैठकर फिल्म देखी, लेकिन बिहार में महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से नहीं मिले, जिस गठबंधन में कांग्रेस भी सहयोगी है। अब इसका जिक्र करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच खाई पैदा हो चुकी है और बहुत जल्द इंडिया अलायंस टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की राजनीतिक दुर्गति हो गई। नीरज कुमार के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है कि पेट में दर्द हो रहा है कि राहुल जी आए तो किससे मिले किससे नहीं मिले, हम आपको बता के मिलेंगे। बीजेपी ने नीरज कुमार के बयान का समर्थन किया है। पिक्चर बड़ी क्लियर है। कांग्रेस लालू के लाल भ्रष्टाचार के युवराज तेजस्वी यादव का राजनीतिक बोझ नहीं उठाना चाहती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बिना मतलब की बात कह रहे हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था तो इसमें तेजस्वी जी का क्या मतलब था भाई? अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई पैदा हुई है या नहीं, ये तो वही बताएंगे। फिलहाल नीरज कुमार ने दावा किया है कि राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार बिहार आए, लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं मिले। ऐसे में एक सवाल तो बनता ही है कि राहुल बिहार में तेजस्वी से क्यों नहीं मिलते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर सियासी फसाद बढ़ता जा रहा है। जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए राहुल ने पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद सियासी तलवार खिंच गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू अब साबित हो गए। बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने दरभंगा में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। राहुल पीएम मोदी पर तू तड़ाक पर उतर आए। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने डरकर जातीय गणना का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कई बार तुम और तुम्हें शब्द का इस्तेमाल किया। आप भी सुनिए राहुल गांधी भाषण के दौरान कैसे मर्यादा भूल गए। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के तू तड़ाक वाली भाषा पर अब सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को व्याकुल बताया, तो जेडीयू ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर निशाना साधा है। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है कि हमें प्रधानमंत्री हमारे सिवा कोई देश में बन नहीं सकता। ये कैसी भाषा है? ये तो राजनीति में जो आप पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीति के पप्पू हैं, तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू अब साबित हो गए। इधर पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पर जेडीयू सांसद संजय झा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मधुर बोल के लिए विख्यात मिथिला में अपने भाषण में असभ्य एवं दंभपूर्ण भाषा का प्रयोग कर राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि घमंडिया गठबंधन के सबसे घमंडी नेता वही हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, नेता प्रतिपक्ष का दंभ भी बिहार की जनता आगामी चुनाव में चूर चूर कर देगी। विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं। बीते 5 महीने में राहुल गांधी चौथी बार बिहार दौरे पर आए थे। कांग्रेस का पूरा जोर अब जातीय गणना पर क्रेडिट लेने का है, लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर आए। पीएम मोदी पर राहुल की तू तड़ाक वाली भाषा पर सियासी फसाद जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा में केस दर्ज होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बिहार सरकार और दरभंगा जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस की सभा को अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है।
और सरकार जो है सुपर, चूंकि एक चीज बताता हूं कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गई। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो भिक्का परस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं, और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। किसके कहने पे सरकार चल रही है, फिर वहां से आगे बढ़ी तो फिर गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी तो नहीं है जो सीज फायर करेंगे, तो फिर हम आप इतनी दूर आगे बढ़ गए हो तो अब तो हम छात्रावास तक जाके दिखाए, फिर हम पैदल चलने लग गए और हम चाह रहे थे कि छात्रावास के बाहर बात हो। अलग अलग जगह पर प्रशासन और पुलिस ने धक्का मुक्की की और रोकने का प्रयास किया। और वहीं राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत भी जारी है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार ने राहुल और उनकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने का काम कर दिया है। राहुल गांधी क्या गलत कर रहे थे? वो छात्रों से मिलने जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से एफआईआर दर्ज करना क्या सही है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बिहार दौरा कामयाब हो गया है। मुझे लगता है जो किया गया है उससे उन्होंने राहुल गांधी की और उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ाने का काम किया है। उन लोगों की तमाम सहानुभूति आप राहुल गांधी और उनके टीम के साथ रही है कि क्या गलत कर रहे थे वो। अगर दलित से पिछड़ों से मिलने जा रहे थे, छात्रों से मिलने जा रहे थे, तो कौन सा गुनाह कर रहे थे वो। अब इसका जो है, अब चूँकि आपने कहा है कि एफआईआर हो गया है, ये उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, ये कहते हैं ना कि कहावत है कि जब ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। राहुल गांधी का ट्रिप जो है बिहार में बहुत ही कामयाब रहा। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वार किया है, हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के लिए सरकार से परमिशन लेनी चाहिए थी। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें कानून को मानना चाहिए था। वो झूठ की खेती करते हैं, और अगर इतने बड़े नेता हैं और उद्दंडता करें, सरकार से परमिशन लेनी चाहिए। वो एक एलओपी हैं, उन्हें कानून को पालन करना चाहिए। और चलिए बात करते हैं चिदंबरम के बीजेपी प्रेम वाले बयान की। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इंडी अलायंस के भविष्य पर सवाल उठा दिया। पी चिदंबरम ने कहा कि उन्हें इंडिया ब्लॉक का भविष्य उज्जवल नहीं लगता। चुनावी साल में कांग्रेस के जब इतने बड़े नेता ने अपने ही गठबंधन को लेकर यह बयान दिया तो सियासी गलियारों में खलबली भी मच गई है। The India alliance is still intact. I'm not sure. कांग्रेस के अनुभवी नेता और मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने ईडी अलायंस की एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है। चिदंबरम ने कहा उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि इंडी अलायंस अब भी बरकरार है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. चिदंबरम यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। कहा यदि आप बीजेपी की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि बीजेपी कोई आम पार्टी नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत तरीके से संगठित नहीं हुई जितनी बीजेपी है। चिदंबरम के इन कसीदों से बीजेपी के नेता गदगद हैं।
जेडीयू भी नीतीश का साथ छोड़ना इंडी अलायंस की कमजोरी का कारण बता रहा है, तो महागठबंधन के नेता अब भी मजबूती और एकता का दावा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कहां कौन सी एकता है? एनडीए गठबंधन की में भी तो देख लीजिए कितनी पार्टियां थी, कब जब देखो अपने स्वार्थ के अनुसार भाग जाती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवसेना के ही 2 टुकड़े कर दिए, ठीक उसी तरह बिहार में भी लोजपा के 2 टुकड़े कर दिए गए। माननीय पी चिदम्बरम जी सत्य बोल रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो और अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तो तब था, नीतीश कुमार जी हट गए, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अब पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के हितों के लिए जनता के बीच में देश का हर आम वो खास जानता है कि इंडी गठबंधन ठगों की जमात है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इनके भविष्य के बारे में कहा तो क्या गलत कहा? इंडी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है, इसमें शामिल घटक दलों में मनमुटाव चरम पर है। पी चिदम्बरम इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ कर चुके हैं और अब वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरह कोई भी दल संगठनात्मक तौर पर मजबूत नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या चिदम्बरम को बीजेपी पसंद है? पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गिरिराज सिंह के बयान की करेंगे। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम पावरिंग भारत समिट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिलों में लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा, ये बड़ा दावा किया है देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिले इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं, बाकी और जिलों में भी तेजी से काम हो रहा है। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा। 2 जिले तो लगभग टेक्सटाइल चल चुके हैं, वो है पश्चिम चंपारण, वो है मुजफ्फरपुर। दरअसल न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री से बिहार में हो रहे काम को लेकर सवाल किया था। आपने जो है सो पीएम मित्रा योजना जिसके तहत जो सो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े आप क्लस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस बिहार से आते हैं वहां के लोगों का और खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। वहां पर जो है आप वैसे तो ममता बनर्जी को इतनी गालियां देते हैं दिन रात, लेकिन आप जो है हैंडलूम का जो स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बनाने गए तो आप बंगाल में बनाने गए, आपने बिहार में कुछ नहीं दिया और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल उठेंगे आप पर। ब्रजेश कुमार सिंह के सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने ये बड़ा दावा किया। जब इस खेप के बाद ये पूरा हो जाएगा तो बिहार को भी टेक्सटाइल हब के लिए पीएम मित्रा हम देंगे। एक ओर बिहार सरकार निवेशकों को लुभाने में लगी है ताकि बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो दूसरी ओर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के इस दावे के बाद कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल का हब बनेगा, एक उम्मीद जरूर जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की, जिन्होंने बड़ा दावा किया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद के शासनकाल पर बड़ा बयान दिया। सहनी ने कहा कि लालू प्रसाद का शासनकाल जंगल राज नहीं, गरीबों के लिए मंगल राज था। लालू प्रसाद के राज में जमीन पर बैठने वालों को भी कुर्सी मिल जाती थी। मुकेश सहनी ने कहा कि हमें लालू प्रसाद जैसा राज चाहिए जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा सिर उठाकर जी सके। वीआईपी के प्रमुख ने कहा कि सही अर्थों में आज जंगल राज है, आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं। जमीन पे से उठकर कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था। यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है कि जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी नसीब हुआ। साथियों, कुर्सी नसीब हुआ। आपको पता होगा कि लालू जी का समय क्या था।
वो समय जो था लालू जी का समय, वो जंगल राज नहीं था, वो बिहार के गरीब के लिए मंगल राज था साथियों, मंगल राज था। आज सही मायने में आज जंगल राज है, आज जंगल राज है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। और वहीं पटना बीजेपी कार्यालय में सहनी समाज के लोगों की अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। दिलीप जायसवाल ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी पर जमकर वार किया। उन्होंने सहनी पर निषाद समाज को ठगने का आरोप लगाया। आज तक मुकेश सहनी ने निषाद समाज को ठगने का काम किया और सहनी समाज निषाद समाज के नाम पर राजनीति करते हुए एक भी विधायक निषाद समाज से बनाने का काम नहीं किया। जिस निषाद समाज का वो राजनीति करते हैं, जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद दूसरे का वो कल्याण करते हैं और निषाद समाज को छोड़ देते हैं। और अब बात नीतीश कैबिनेट की बैठक की करेंगे। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। वैसे तो बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला गया शहर को लेकर हुआ। दरअसल बैठक में गया शहर का नाम बदलने का फैसला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख की राशि दी जाएगी, ये फैसला भी किया गया। इसके अलावा आपको जानकारी दे रहे हैं कि गया शहर का नाम बदलकर गया जी अब रख दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मियों का डीए भी बढ़ा दिया गया है। बिहार के सरकारी कर्मियों का डीए बढ़ा दिया गया। बिहार में कैंसर की रोकथाम को लेकर अलग से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि कैंसर केयर और रिसर्च पर काम करेगी। ये बड़ा फैसला हुआ। इसके अलावा आपको बताएं कि जीविका के लिए अलग बैंक होगा, जहां से जीविका दीदी लोन ले सकेंगी। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा सकेगा। यह भी एक बड़ा फैसला हुआ है। नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अनुमति मिली है। इसके अलावा आपको बताएं, पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब की राशि स्वीकृत की गई और सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे, ये फैसला किया गया। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग से गया शहर को गया जी करने का प्रस्ताव आया था, जिस पर आज बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वहीं सुशील मोदी की जयंती अब राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी, ये फैसला भी किया गया। मंत्रिपरिषद ने 69 एजेंडे पे निर्णय लिए हैं। 69 में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्ठम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025। और अब सवाल कि संजना को सूरज ने आखिर क्यों मारा। पटना की खबर, जहां पटना के एसके-पुरी थाना के आनंदपुरी में अपार्टमेंट के फ्लैट में घुसकर युवती की गला काटकर हत्या से सनसनी का माहौल बन गया। युवती की हत्या के बाद एलपीजी गैस से जलाने की कोशिश हुई। युवती की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरी कहानी समझाते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद ये व्यक्ति अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस पर आनंदपुरी में अपार्टमेंट के एक फ्लैट में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या करने का आरोप है। इसने न सिर्फ युवती की गला काटकर हत्या की है, बल्कि हत्या को हादसे की शक्ल देकर गैस सिलेंडर से शव को जलाने की भी कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सूरज की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के सबहा गांव के रहने वाले मिथिलेश सिंह की बेटी संजना सिंह के रूप में हुई है। संजना बीते 6 महीनों से पटना में रहकर एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। क्योंकि एक होनहार छात्रा जो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सभा की रहने वाली थी और उसकी हत्या हो गई है और इसको लेकर गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार संजना का एक भाई ट्रेनी दारोगा है। संजना के मर्डर के बाद परिवार के साथ गांव में मातम पसरा है। यही कि सिलेंडर फटने से डेथ कर गई। अच्छा, कब से रह रही थी संजना पटना? ये 6 महीने से 6 महीना से रह रही थी। कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रही थी या कुछ और कर रही थी? नहीं, बजाज इंश्योरेंस में काम कर रही थी। और इधर कोई रिजल्ट वगैरह भी आया था? हाँ, सीजीएल का भी आ रहा है। मर्डर का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हत्या के कारणों का खुलासा अभी बाकी है। वहीं जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस प्रशासन फिर सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और इस मामले में एक बड़ा अपडेट है, आपको बता देते हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी है कि संजना हत्याकांड में परिचित निकला आरोपी सूरज। स्कूल के समय से ही वो जानता था संजना को, ये जानकारी मिल रही है। कैंची से हत्या का गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। गैस से जलाने की भी कोशिश की। पहचान मिटाने के लिए उसने गैस से जलाने की कोशिश की। संजना के शव को 2 महीने पहले आरोपी की शादी हुई थी। शादी के बाद से वो संजना को चाहता था। शादी के बाद भी संजना को लेकर उसकी चाहत थी और दोनों के बीच नोकझोंक के बाद देखिए जानकारी मिल रही है कि हत्या की वारदात को सूरज ने अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में अभी कई कड़ी अभी खुलनी बाकी है और शादी के बाद संजना को लेकर उसकी चाहत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सूरज कुमार है, जो मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है और जो मृतका है उनको वो जो है 6th-7th क्लास से ही जानता है। दोनों में जो है करीबी संबंध भी थे और जो है जो इसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनका पटना में भी जो है लगातार आना जाना लगा रहता था। अभी तक जो पूछताछ में जो सामने आया है उसमें अभियुक्त सूरज कुमार के द्वारा जो है पूरी घटना का जो है कैसे उनके द्वारा कारित की गई उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा जो है उनके साथ जो नोक-झोंक हुई उसमें सूरज कुमार के द्वारा जो है पहले एक कैंची से जो है मृतिका पर वार किया गया, उनके गले पर वार किया गया और जो साक्ष्य छुपाने के लिए इनके द्वारा जो सिलेंडर वहां पर रखा था उसका पाइप निकालते हुए उसमें आग लगाकर वहां छोड़ दिया गया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे